मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सबका बीएल के एग्रीकल्चरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बीएल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज अपने लेक्चर का टॉपिक क्या विषय है, प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप्स। शाकनाशी प्रतिरोधी फसलों की संभावनाएं क्या क्या है और उनमें आने वाली समस्याएं क्या क्या है। सबसे पहले अपन इससे पहले जानेंगे कि शाकनाशी फसलें जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप्स वो होती क्या है। जनरली इन लैंग्वेज में अपन ऐसे बोल सकते हैं कि उस फसल जो कृषि का में काम आने वाली जो फसल है, कृषि में जो प्लांट यूज्ड होता है उसकी डीएनए स्ट्रक्चर में ऐसा मॉडिफाइड करे जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड के द्वारा, जिससे उसमें कुछ ऐसा ट्रैट डाला जाए जो नेचुरल स्पीसीज से थोड़ा डिफरेंट है और वो उस पर डायरेक्ट अटैक अफेक्ट ना करे। तो इन सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग प्लांट कंटेंट है जीन और जीन्स, मतलब एक जीन, एक से अधिक दो जीन भी इसमें सर्वाइव विथ which have been the artificially inserted instead of plant acquiring them through the pollinations। कहने का मतलब सिंपल है कि एक ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसमें एक जीन या दो जीन या बहु जीन को कृत्रिम तरीके से इंस्टर्ट किया जाता है, जो कि न कि वो प्राकृतिक रूप से एक्वायर होता है। इस इंसर्ट जीन सीक्वेंस को जो प्लांट जो ट्रांसजीन है वो अनरिलेट करता है, जो कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्पीसीज। इस तरह के प्लांट को जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप्स भी कहते हैं, ट्रांसजेनिक और बायोटेक क्रॉप भी कहते हैं और जोनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम से भी कहते हैं। तो बेसिकली इस हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वर्ड से अपने समझ में ये है कि एक ट्रांसजेनिक प्लांट होता है जिसके जीन और जीनोम में डीएनए में आर्टिफिशियल इंसर्ट किया जाता है, जो ना कि वो नेचुरल एक्वायर्ड पॉलिनेशन होता है, वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप्स कहलाती है। इन क्रॉप को जनरली जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप भी कहते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप भी कहते हैं, बायोटेक क्रॉप भी कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। जनरली अपन इसमें बात करेंगे कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप्स और कॉमन क्रॉप में क्या होता है। जब अपन जीएम क्रॉप यूज करते हैं उस पे, जैसे कि वीड और जीएम क्रॉप दोनों है, लेकिन आपको पता हो कि ग्लाइफोसेट का नाम सुना होगा जो राउंड अप रेडी के नाम से। तो यहाँ पे दो क्रॉप का एग्जांपल दिया गया है, राउंड अप रेडी सोयाबीन, राउंड अप रेडी कैनोला, राउंड अप रेडी कॉटन भी होता है। राउंड अप रेडी मीन्स जो ग्लाइफोसेट का ट्रेड नेम है वो राउंड अप है, और राउंड अप रेडी मीन्स अगर ग्लाइफोसेट का जो नेचर होता है वो नॉन सेलेक्टिव नॉन रेजिड्यूल ट्रांसलोकेटेड नॉन रेजिड्यूल हर्बिसाइड, ठीक है। इट मीन्स ये जो 3-सिक्कीमेट फास्फेट फोटोसिंथेसिस में जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है उसको ब्लॉक कर देता है। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस जीन इसके अंदर डाला जाता है क्रॉप के अंदर, तो वीड मर जाता और खरपतवार, बाकी जनरली अगर अपन हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे तो वो क्रॉप भी मर जाती है और वीड भी मर जाता है। लेकिन जो एचआर क्रॉप्स है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप्स है, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है, उसके अंदर आप जैसे ग्लाइफोसेट का स्प्रे भी करोगे तो वो क्रॉप से बचेगी अपनी और अपना खरपतवार मर जाएगा। तो खरपतवार मर जाएगा तो इससे 2-3 बेनिफिट्स है जो आगे बात करेंगे। एक तो लगभग फसलों में खरपतवारों से लगभग 30% तक नुकसान होता है, उससे बचा जा सकता है। दूसरा, टाइमली अपनी वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में जो लागत लगती है वो रिड्यूस हो जाएगी। अगली अपन बात करते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री है, कि जीएमओ क्रॉप्स, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप की क्या क्या हिस्ट्री है। तो सर्वप्रथम अपन बात करी जाए तो जीव के अंदर सन 1980 में 1980 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएट किया था, वो माउस था। दूसरा, फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो अप्रूव हुई थी वो 1994 में 1994 में यूएसए में हुई थी और वो फ्लेवर सावर टोमेटो के नाम से था। फ्लेवर सावर टोमेटो में क्या होता है कि इसकी लॉन्गर सेल्फ लाइफ होती है, जो इसकी सेल वाल होती है उसमें पॉलीगैलेक्टेनेरोज करके एक एंजाइम्स होता है, जिससे इसकी जो लॉन्गर पीरियड तक सॉफ्टन रहता है राइपनिंग के बाद भी, ठीक है। और अगली जो बात करेंगे, इन मार्च 2002 में पहली जीएम क्रॉप बीटी कॉटन भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी द्वारा
आई है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। यहाँ से एक वर्ड अपने वन वर्ड का क्वेश्चन निकल के आता है कि भारत में बीटी क्रॉप्स या जीएमओ क्रॉप्स को अप्रूवल कौन करता सोइंग के लिए, तो वो है GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। अभी वर्तमान में एक और क्रॉप आ गई ब्रेसिका मस्टर्ड, जो ऑयल कंटेंट के लिए अच्छी है। तो पूसा मस्टर्ड 30 करके है, जो वो भी अपने कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए भारत में लागू हो चुकी है। अगली बात करते हैं कि ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस। आज अपन क्या कि सीधे डायरेक्ट हर्बिसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो जो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस क्रॉप्स है वो सर्वप्रथम सोयाबीन 1996 में आया था, कैनोला 1996 में आया था, कॉटन 1997। इन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। मक्के के अंदर 1998 में आया था, शुगर बीट में 1999 में आया था, अल्फा रिजवे में 2005 में आया था। तो ये क्रॉप्स ऐसी है जो इसमें ग्लाइफोसेट्स का स्प्रे करने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ता है और खरपतवार मर जाता है और क्रॉप अपनी सेफ बची रहती है। और विदाउट अगर रेजिस्टेंस क्रॉप में अगर आपने ग्लाइफोसेट का स्प्रे किया तो ग्लाइफोसेट से दोनों क्रॉप मर जाते हैं। अगला अपना बात करते हैं कि कौन सी क्रॉप में कौन कौन सा जीन जो रेजिस्टेंस ट्रेट है वो डाला गया, जीन डाला गया। जैसे कि अपन बात करें तो अल्फा के अंदर जो ग्लाइफोसेट के लिए CP4 EPSP जीन्स 2005 में इंट्रोड्यूस किया था, इंसर्ट किया था। कैनोला में ग्लाइफोसेट भी कर चुके हैं, उसके लिए CP4 EPSP और गोवेक्स 247 जीन, ग्लोफिसिनेट के लिए PAT जीन, ब्रोमोक्सिनेल के लिए BXN, तीनों हर्बिसाइड है और तीनों का जीन इंसर्ट कर चुके हैं कैनोला के अंदर। अगला जो कॉटन के लिए ब्रोमोक्सिनेल के लिए BXN जीन, ग्लाइफोसेट के लिए CP4 EPSC जीन और दोनों वाला जीन भी इसमें कर सकते हैं। इससे मक्के में ग्लाइफोसेट के लिए ग्लोफोसिनेट के लिए बार जीन, ग्लाइफोसेट के लिए 3 CP4 EPSP4 और देन सोयाबीन के लिए ग्लाइफोसेट ग्लोफिसिनेट, शुगर बीट के लिए ग्लाइफोसेट कसिनी। अलग अलग ईयर वाइज में अपने यहाँ इंट्रोड्यूस इंसर्ट कर चुके हैं जीन, और ये जीन कॉमर्शियली सक्सेसफुल इन USA, मोस्ट पॉपुलर इन USA में हो रहा है और इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन ही हो रहा है। अगली बात करें जाए तो इसका एरिया कितना है कॉमर्शियल क्रॉप में, तो ये 2016 तक के डेटा है। तो इसमें लगभग 185.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। जब 1996 में 1996 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर GMO क्रॉप का कल्टीवेशन होने लगा, उससे अब तक ये एरिया है जो लगभग 110 गुना एरिया बढ़ चुका है। अब ये हम बात करते हैं कि जो हर्बिसाइड्स है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप्स है, उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव में अगर अपन बात करेंगे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एफिकेसी अगेंस्ट ग्रास एंड डायोकोट वीड्स है। मतलब ये चारे वाले वीड और दलहनी वीड सबको मार देगा। नहीं तो अधिकतर हर्बिसाइड क्या है, या तो डायोकोट को मारता है, या ग्रास को मारता है, या सेज फैमिली को मारता है। तो इससे अब अपने को छुटकारा मिल जाएगा। अगली जो चीज है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर प्री एंड पोस्ट इमरजेंसी, मीन्स इसको प्री और पोस्ट का भी स्प्रे करो, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स तो जो अपने एप्लीकेशन का स्प्रे है वो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगली बात है आउटस्टैंडिंग सेलेक्टिविटी डिमांडेड बाय कस्टमर। सेलेक्टिविटी काफी अच्छी होती है क्योंकि क्रॉप तो जीन की वजह से सेफ बच जाती है और वीड है जो अपने हमेशा मर जाता है। मोड्स ऑफ एक्शन सुटेबल टू कंप्लीट द एग्जिस्टेंस हर्बिसाइड रोटेशन रीजन, लो एप्लीकेशन रेट, ग्लाइफोसेट की अगर अपन स्प्रे करेंगे तो कम जरूरत पड़ेगी। और अपन कुछ ऐसे जीन है जो जिसको अपन ये बोल सकते हैं नैनो हर्बिसाइड्स है, उनकी जो डोज 4 ml, जैसे एल्मिक्स है उसकी 4 ml की जरूरत पड़ती है, या सोडियम एप्सम साल्ट की भी कम जरूरत पड़ती है। तो अपने उसमें भी अपन सारी क्रॉप में रिकमेंडेशन में लाने के लिए अपन उसके जो रेजिस्टेंस जीन्स है उसको अपन डाल के अपन आगे कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है और इस बेसिस पर ये काफी सक्सेसफुल है वर्ल्ड में, लगभग 185 मिलियन, इसी कारण वर्ल्ड में 185 मिलियन हेक्टेयर एरिया कहते हैं। अब इसको डेवलपमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन डेवलपमेंट करते हैं, उसकी बात आती है तो अपने को सबसे पहले जीन का आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा गुण है उसका ट्रैट जो अच्छा रहेगा।
जो ट्रेट अच्छा रहेगा वो अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद अपन उसकी कॉपी करेंगे, जीन की कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद उसको ट्रांसफर टू प्लांट टिश्यू में उसको ट्रांसफर करेंगे, फिर उसके प्लांट रीजनरेट करेंगे, फिर उसका लैब एनालिसिस करेंगे, उसकी सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है, फिर डेवलपमेंट ऑफ वेराइटी, फिर उसके बाद अपन उसकी वेराइटी निकालेंगे, फिर उसको फील्ड टेस्ट कराएंगे, फिर अप्रूवल बाय गवर्नमेंट एजेंसी मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी करेंगे। तो जनरली इसमें जो 3-4 चीज होती है वो ABC मीन्स, पहले जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ट्रांसप्लांट तैयार करने के लिए अपना जीन आइडेंटिफाई किया, उसको आइसोलेट कर दिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस या एग्रोबैक्टीरियम की मिक्स सेल से उसको जीन को इंसर्ट किया प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड में करने के बाद वो DNA की स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफाइड हुआ, सेल स्क्रीन हुआ, और स्क्रीनिंग सेल होने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हुई। और इसको अगर जीन गन मेथड से करते हो तो जीन गन से करने के बाद गोल्ड पार्टिकल के साथ DNA को इंसर्ट किया, सेल को सॉर्ट आउट किया, DNA इनकॉर्पोरेट किया और प्लांट सेल में क्रोमोसोम। तो ये इस तरीके से एक पूरा साइकिल है, ये पूरी प्रोसेस है, इस तरह से अपने को GM क्रॉप्स है वो तैयार की जाती है। अगला अपन बात करें तो इस तरह की क्रॉप हर्बिसाइड ही नहीं, डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, और अपन कई जैसे इंसेक्ट रेजिस्टेंस में BT कॉटन है, ऐसे कई सारी जो बीमारियों का अटैक होता है वहाँ बीमारी के डिजीज रेजिस्टेंस भी तैयार कर सकते हैं। जब खरपतवार का प्रकोप जहाँ वहाँ पे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप्स उगा सकते हैं। और लेस लाइकली टू डैमेज्ड बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट का कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड है, और इस फूड में क्वालिटी इंप्रूव होती है क्योंकि पर्टिकुलर 1 या 2-3 चीज से ये अफेक्ट नहीं होता। जैसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है तो वीड का 30% तक नुकसान और क्वालिटी होती है उसमें ये नहीं देखी जाती, तो उससे इसका मतलब जो क्वालिटी फूड होता। एबायोटिक स्ट्रेस होता है जैसे ड्रॉट टॉलरेंस वगैरह, इसके अगेंस्ट भी अपन ऐसी क्रॉप उगा सकते हैं जो ड्रॉट टॉलरेंस, वाटर टॉलरेंस, एबायोटिक स्ट्रेस जितना भी है उसके प्रति सर्वाइव, जैसे हीट टॉलरेंस हो गया, आपका कोल्ड टॉलरेंस हो गया, इस तरह की वेराइटीज भी अपन डेवलप कर सकते हैं। आगे इसकी यील्ड अच्छी होती है, इसमें जो फार्म की कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करती है, तो अपना ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबिलिटी, अपना लाभ बढ़ जाता है, हंगर को भी चैलेंज करती है और हेल्थ को इम्प्रूव करती है। आगे अपन बात करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स से इससे रिलेटेड अपने को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रॉब्लम्स में अपन बात कर सकते हैं कि अगर अपन ट्रांसजेनिक फूड खाते हैं तो मे बी हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। ठीक है, अगला किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। पहला एलर्जीज डिजीज, एलर्जीज की बात करें तो जो कॉटन की गिनिंग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको कंटिन्यूस करने के बाद उनको एलर्जीज की संभावना होती है। दूसरा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जब अपन प्लांट के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देते हैं, जब प्लांट के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो टॉक्सिन क्या होता है कि पर्टिकुलर उस क्रॉप को खाता नहीं है, तो क्या पता वहां पे लार्वा हो, लेडी बर्ड बीटल जैसे ये जो पोलन को एक दूसरे प्लांट पे पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको जब भोजन नहीं मिलेगा, कंटिन्यूस बीटी को क्रॉप करते हैं तो फिर वो मरने लगते हैं, तो इट मीन्स दी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। दूसरा जेनेटिक ट्रांसफर टू नॉन टारगेट स्पीसीज, कई बार क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक प्लांट अपना है, बायोटेक प्लांट है, उस प्लांट को अपन क्या करता है कि उसका पोलन अगर वीड ले लिया तो सुपर वीड क्रॉस बन जाता है या आउट क्रॉसिंग हो जाती है, तो वो आउट क्रॉसिंग होने से सुपर वीड का निर्माण हो जाता है, तो फिर वो वीड भी नहीं क्रॉप से। तो सुपर वीड में जनरली अपन ये बोल सकते हैं कि ए वाइड प्लांट दैट हैज बीन एक्सीडेंटली पॉलिनेटेड बाय ए जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट एंड नाउ कंटेन द प्लांट्स एबिलिटी टू रेजिस्टेंस हर्बिसाइड। दूसरा ग्लाइफोसेट इज ए केमिकल नेम ऑफ एन herbicide. Certain invasive grass weed have proven themselves to resistance to glyphosate, meaning that herbicide is no longer effective against the plant. एग्जाम्पल के लिए जो कॉमन रेजवीड है वो ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो चुका है, इटालियन राई ग्रास है वो भी हो चुकी, क्योंकि इनकी यूएसए में जो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस या राउंड अप रेडी कॉटन, राउंड अप रेडी सोयाबीन, राउंड अप रेडी शुगर बीट इनकी खेती ज़्यादा की जाती है, तो ये इनका जो कुछ पोलन होता है वो पोलन अगर जो वीड है वो ले लेता है तो वो अपने बाद में नुकसान ही क्रिएट करता है। अगला अपन जैसे कि ये बात करते हैं अपन, जैसे कि जो अगर उसने अपना पोलन होता है, जो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अपने पास जीएम क्रॉप है और ये अपने पास वीड है, जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसका पोलन इस पे अफेक्ट करता है, तो जो प्लांट डेवलप होता है ये भी जीएम हो जाता है और वीड भी जीएम हो जाता है क्योंकि पॉलिनेशन इसका था। तो इसके बाद हेर्बिसाइड स्प्रे करने के बाद प्लांट कभी अफेक्टेड नहीं होता है।
यही रीजन है कि ये एक इस हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप्स का ड्रॉबैक भी है। अगला अपन बात करते हैं आउट क्रॉसिंग की। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है कि द जीन जीएम प्लांट इनटू कन्वेंशनल क्रॉप और रिलेटेड स्पीसीज इन वाइल्ड रेफर टू द आउट क्रॉप। जो अपने कन्वेंशनल स्पीसीज है उसके अंदर, ये कन्वेंशनल क्रॉप्स है उसके अंदर अगर इसका जीन इंट्रोड्यूस, इसकी पोलन से अगर ये क्रॉस हो गया तो वो अपना आउट क्रॉसिंग कहलाता है। और ये इनडायरेक्ट इफेक्ट रूप से अपनी फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी दोनों को इश्यूज करता है। जैसे कपास की क्रॉप का पोलन है और ये जीएम है और ये अपनी कन्वेंशनल क्रॉप है, इस पर अगर ये अटैक कर गया तो इट मीन्स ये हार्मफुल है। अगली अपन बात करते हैं नैरो जीन पूल। नैरो जीन पूल की इसलिए यहाँ पे बात हो रही है कि ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज ऑफ जीएम कल्टीवार फॉलोइंग रिस्क में बी डेवलप हाईली पॉपुलर लोकल वेराइटीज लॉस देयर आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस। मीन्स नैरो जीन पूल इसलिए होगा कि अगर अपन प्योरली जीएम क्रॉप करने लगे, जैसे बीटी कॉटन करने लगे, तो फिर दूसरी वैरायटी की आइडेंटिफिकेशन या एग्जिस्टेंस वेराइटीज, लोकल वेराइटीज वो खत्म हो जाएगी और अपना जो ट्रेडिशनल वेराइटीज है उसका प्रचलन भी कम हो जाएगा। और जो कुछ स्ट्रेन अच्छे होते हुए भी अपने को कीट या डिजीज या वीड की प्रॉब्लम की वजह से अपन इसी को चूज करेंगे। अगला इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हो सकती है। सीड ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर वेरी एक्सपेंसिव विच नॉट बी अफोर्डेबल स्मॉल एंड मार्जिनल। कई बार क्या होता है कि जो ट्रांसजेनिक क्रॉप के सीड होते हैं वो काफी महंगे मिलते हैं। जैसे अभी अपन कॉटन वाली बात करें, बीटी कॉटन, तो आधा किलो बीज के 850 रुपये, 850 रुपये। तो इवन दैट कई बार ये इकोनॉमिकली होने की वजह से इसको बाजार से नहीं करते। फिर एथिकल प्रॉब्लम, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम एनिमल सच एज फ्रॉम फिश टू प्लांट भी हैव एथिकल प्रॉब्लम, कि ये जीन जिस तरह से अपन ने डीएनए में इंसर्ट किया वो एक जीव से दूसरे जीव में भी ट्रांसफर हो गया, तो एक एथिकल प्रॉब्लम इश्यूज हो सकता है। जैसे फिश में चला गया या अपने गाय भैंस जो भी अपने पालतू जानवर है उसमें चला गया, तो इनमें भी ये भी एक इश्यू क्रिएट करता है। अगला अपन बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जीएम क्रॉप्स। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड टू मेक स्टिल बेटर अचीवमेंट इन फ्यूचर। द मेन फोकस विल बी ऑन 3 इंपॉर्टेंट स्पीशीज: improvement of resistance cultivar, improvement in quality, improvement of new useful products। अगली अपन बात करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कल्टीवार। इसमें अपन बात करते हैं कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस डिजीज, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है ऑलरेडी बीन मेड इन सेवरल फील्ड। इस तरह के रेजिस्टेंस बहुत सारी अपने हैं, लेकिन अगर अपने को कुछ इसी तरह से अपन फोकस करके अपन कुछ ड्रॉट रेजिस्टेंस, सैलिनिटी रेजिस्टेंस, मल्टीपल डिजीज, जैसे कपास के अंदर विल्ट भी लगती है, जीरे के अंदर अपन बात करें विल्ट, ब्लाइट, सारी डिजीज लगती है, तो मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस का जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मल्टीपल इंसेक्ट रेजिस्टेंस का लिए कर सकते हैं। अगला बात करते हैं इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी के लिए पोटैटो के अंदर प्रोटीन पैक्ड पोटैटोज, निकोटीन फ्री टोबैको, विटामिन ई इन कैनोला, वायरस इंट्रैक्शन फ्रूट लाइक क्रॉप्स, बनाना, कीपिंग क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अपन जीएम क्रॉप में इस तरह के इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आगे डेवलपमेंट ऑफ द न्यू यूजफुल प्रोडक्ट में क्या क्या कर सकते हैं: प्रोडक्शन ऑफ द ओरल वैक्सीनेशन इन अदर फार्मास्यूटिकल प्लांट्स, production of biodegradable polymers for plastic industries, plants that can use bioremediation for the polluted soils, forest trees enhance growth and improve timber properties, production of enhancing the quality of chemicals for केमिकल इंडस्ट्रीज। तो अपन इतने सारे इसका यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, बायोडिग्रेडेबल में, बायोरेमेडिशंस में, फॉरेस्ट के अंदर ग्रोथ और इम्प्रूव टिम्बर प्रॉपर्टी में, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज में। आगे फाइनली अपन इस लेक्चर को आज यही कंक्लूजन करते हैं। इसमें ये है कि जेनेटिक मॉडिफाइड फूड पोटेंशियल है वो कई सारी समस्या को सॉल्व कर सकता है, जैसे हंगर, माल न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, प्रोटेक्ट प्रिजर्व फ्रॉम एनवायरनमेंट, इंक्रीजिंग यील्ड, रिड्यूसिंग सेल्फ रिलायंस अंडर केमिकल पेस्टिसाइड एंड herbicides. Yet there are so many challenges ahead through the government, especially in the area of safety। क्या है इसकी रेगुलेशन, क्या रखना, इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है, फूड लेबलिंग क्या है, इसके साथ साथ अपन बात करते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड attention।